नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डिफरेंट पीवाईक्यूज देख रहे थे। तो आज उसी सीरीज में हम लोग बिग डेटा पर पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। जी हाँ, बिग डेटा एनालिसिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उस पर हम लोग पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज वगैरह देखने वाले हैं। तो बिना देरी के जल्दी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो पीवाईक्यूज है ये अभी जो यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एग्जाम है उसमें भी ये पीवाईक्यूज ये क्वेश्चंस बिग डेटा एनालिसिस पे आने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग इसको भी देखते हुए कवर कर रहे हैं। और जो भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे। उससे पहले ये जो पेपर है हम लोग ने डिफरेंट एग्जाम से लिया का पेपर है, लाइक चाहे टेक्निकल ऑफिसर वाला एग्जाम हो, चाहे सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर वाला एग्जाम और हो, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। An organization process petabyte of click stream data using distributed storage। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पेटाबाइट ऑफ डेटा को प्रोसीड करना है, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इज नथिंग बट इट्स एन एचडीएफएस यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज कर रहा है, जिसमें डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में है। वेयर कंप्यूटेशन इज मूव्ड क्लोज टू डेटा इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा टू कंप्यूटेशन नोड, यानी कि कंप्यूटेशन नोड पर डेटा को ट्रांसफर करने की बजाय कंप्यूटेशन नोड्स जो होते हैं वो मूव होते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स में क्या होता है कि डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब कंप्यूटेशन नोड्स जो होंगे वो डेटा की तरफ मूव होंगे रदर देन डेटा को मूव करने की बजाय। तो विच बिग डेटा प्रिंसिपल इज अप्लाइड, बेसिकली कौन सा बिग डेटा प्रिंसिपल अप्लाई होता है इसमें। इसमें हम लोग कहते हैं डेटा की लोकेलिटी को, यानी कि डेटा को लोकेट करना। बेसिकली कंप्यूटेशन नोड जो है वो डेटा को लोकेट करेगा और उसके बाद डेटा फाइंड करेगा। इन जनरल केस आरडीबीएमएस में क्या होता है, आरडीबीएमएस में बेसिकली जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो डेटा फैच होके आता है। पर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्योंकि बहुत बिग डेटा है, बड़ा डेटा है, डेटा की साइज पेटाबाइट में है, तो मेरा डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है। जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज, डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में कह सकते हैं, पेटाबाइट ऑफ डेटा स्टोर है। अब मुझे डेटा को मूव करने के लिए जो कंप्यूटेशन नोड्स हैं वो बेसिकली डेटा तक रीच आउट करने पड़ेंगे रादर देन डेटा को रीच आउट करने से। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, इसमें हम लोग डेटा लोकेलिटी को यूज करते हैं, यानी डेटा लोकेट करना और उसके बाद तो उन पे कंप्यूटेशन अप्लाई करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये हडूप आर्किटेक्चर फॉलो डेटा लोकेलिटी रिड्यूसिंग नेटवर्क ओवरहेड बाय एग्जीक्यूटिंग टास्क वेयर डेटा रिसाइड। जी हाँ, जहाँ पे डेटा रिसाइड कर रहा है, जहाँ पे डेटा प्रेजेंट है, वहाँ पे डेटा को लोकेट करके और टास्क को एग्जीक्यूट करना, जो कि नेटवर्क ओवरहेड को भी कम करता है ये। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच हडूप कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मेटा डेटा अबाउट फाइल्स, ब्लॉक्स एंड देयर लोकेशन। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेटा डेटा को मेंटेन करना है। एचडीएफएस की जब हमने पढ़ा था तो उसमें दो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एक होता है डेटा नोड, जिसको हम डीएनबी कहते हैं, और एक होता है नेम नोड। ठीक है, डेटा नोड जो होता है बेसिकली यहाँ पे डेटा, एक्चुअल डेटा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, एक्चुअल डेटा यानी कि किसी की इन्फॉर्मेशन हो गई एम्प्लॉय की और उसके घर की डिटेल्स हो गई, प्लस उसके जो भी ऑफिस या जॉब से रिलेटेड वर्क हो गया। एक्चुअल जो डेटा जिसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन कहेंगे, वो जो है एक्चुअली स्टोर होती है। नेम नोड में बेसिकली क्या होता है, नेम नोड इज नथिंग बट इट स्टोर डेटा अबाउट डेटा, यानी मेटा डेटा को स्टोर करता है। जो मेरा डेटा यहाँ पे डिफरेंट रेक्स में स्टोर है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेम नोड में स्टोर होती है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूसरा भी दे देता हूँ जल्दी से। तो लेट सपोज कि मेरे एक पेन की बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे पेन स्टोर है। 10 रुपये वाले पेन भी है, 20 वाले पेन भी है, 40 वाले पेन भी है, और मान लो 100 वाले पेन भी है। ये फैक्ट्री है जहाँ पे मेरे एक्चुअल पेन जो है वो स्टोर हो रखे हैं फैक्ट्री में। अब मान लो मैनेजर है कोई, उसको तो मान लो उसको 10 रुपये वाले पेन निकालने हैं, 20 रुपये वाले पेन निकालने हैं, तो वो हर एक जगह जाकर तो नहीं चेक करेगा। उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी डेटा की, वो कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। लेट सपोज कि 10 रुपये वाले पेन रैक 1 में स्टोर है, 20 रुपये वाले पेन रैक 2 में स्टोर है, 40 रुपये वाले पेन जो है वो रैक 3 में स्टोर है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा। डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये स्टोर करता है। अब मैनेजर जो है बेसिकली उसके पास जैसे ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो डायरेक्ट उसको अगर 20 रुपये वाले पेन निकालने हैं तो वो सीधा रैक 2 में चल जाएगा और वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। तो इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं इसको हम कहते हैं मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा। तो ये जो हडूप में ये कैसे काम करता है, हडूप में दो नोड होते हैं। एक होता है डेटा नोड जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और एक होता है नेम नोड, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा अबाउट डेटा को यानी मेटा डेटा को स्टोर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन करने का लॉजिक इतना ही है कि मान लो कल को क्वेश्चंस, जैसे ये तो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। मेंटेनिंग मेटा डेटा की लेके पूछ ले कि एक्चुअल डेटा को मेरे को रिस्टोर करना है, तो उस केस में आपको डेटा नोड लगाना पड़ेगा राइट आंसर। यहाँ पे नेम नोड राइट आंसर रहेगा। जॉब ट्रैकर क्या करता है, जॉब ट्रैकर जो है जॉब्स को ट्रैक करता है, कौन कौन सी जॉब्स मेरी रन हो रही है उन सभी जॉब्स को ट्रैक करने का काम करता है।
और रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, जो रिसोर्स को अलोकेट करता है, यानी कितना सीपीयू कितना मेमोरी उस पर्टिकुलर टास्क को चाहिए, वो सब इसमें एलोकेशन रिसोर्स मैनेजर के थ्रू होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, जो कि फाइल सिस्टम का मेटा डेटा को स्टोर करता है इंक्लूडिंग ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क जो है वो परफॉर्म इन मेमोरी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है एंड सपोर्ट इटरेटिव मशीन लर्निंग वर्कलोड। जी हाँ, इन मेमोरी को सपोर्ट कर रहा है और मशीन लर्निंग वर्कलोड को एफिशिएंटली सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें से कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ट फिट होगा? दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अभी आप डिटेल में शायद नहीं पढ़ पाए, बट ये अगर पीवाईक्यूज भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक कंसेप्ट होता है स्पार्क। स्पार्क में बेसिकली क्या होता है, आरडीडीज होती हैं, ठीक है, आरडीडीज होते हैं, और दूसरा इसमें डेटा सोर्स वगैरह यूज आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एआई पे वर्क करना हो या एमएल पे वर्क करना हो या इन मेमोरी टास्क पे वर्क करना हो, तो हम लोग हमेशा स्पार्क यूज़ करते हैं। यानी इन मेमोरी एक्टिविटी के लिए हमेशा हम लोग स्पार्क को यूज़ करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। एआई एमएल या मशीन लर्निंग की एक्टिविटीज़ है, उसके लिए भी हम लोग हमेशा स्पार्क को यूज़ करते हैं, अपाचे स्पार्क, ठीक है। अपाचे का डिज़ाइन किया गया इसलिए इसमें अपाचे नाम आ रहा है। और स्पार्क बेसिकली हडूप का एक फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं या फिर एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसको कि यूज़ करते हुए हम लोग इन मेमोरी डेटा को यूज़ करते हैं। मैप रेड्यूस, दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है मैप रेड्यूस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यानी हम लोग को इन मेमोरी में नहीं चाहिए, रेगुलर हम लोग को उसमें ऑपरेशंस करने हैं लार्ज डेटा सेट पे, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा अगर लार्ज सेट पे है तो हम लोग मैप रेड्यूस यूज़ करते हैं। हाइव इज नथिंग बट, हाइव क्या करता है, हाइव बेसिकली एचक्यूएल क्वेरी को सपोर्ट करता है, हाई क्वेरी लैंग्वेज। जैसे आप लोगों ने एचक्यूएल पढ़ी होगी, वैसे ही यहाँ पे हाइव के केस में एचक्यूएल यूज में आता है, यहाँ पे हम लोग हाइव की क्वेरी यूज करते हैं। तो जब कभी भी अगर क्वेरी का पार्ट आएगा तो हम लोग हाइव यूज करेंगे। स्कूप क्या होता है, स्कूप जो होता है बेसिकली जो मेरा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे कि मान लो CSV फाइल है या फिर मेरी एसक्यूएल जॉब्स है, उनको अगर मेरे को डेटा को लोकल से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है, यानी कि नॉर्मल सर्वर से या एसक्यूएल सर्वर से किसी बड़े बिग डेटा प्लेटफॉर्म पे मूव करना है, तो मैं स्कूप जॉब्स को यूज़ करते हुए डेटा को मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है स्कूप के लिए यूज में आएगा। यहाँ पे हमसे पूछा है क्वेश्चन में इन मेमोरी कंप्यूटेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे चारों एक्सप्लेन करने का तरीका या रीजन सिर्फ इतना ही है दोस्तों, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन बने आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाएं और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। ये देखिए स्पार्क जो है, कीप डेटा सेट इन मेमोरी यूजिंग आरडीडी और डेटा फ्रेम एब्स्ट्रैक्शन इंप्रूविंग रिट्रेटिव कंप्यूटेशन स्पीड, यानी कंप्यूटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। अब ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब रैपिडली इंक्रीजिंग डेटा जनरेशन रेट फ्रॉम IoT डिवाइसेस। जी हाँ, IoT डिवाइसेस से रैपिडली डेटा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कौन फाइंड करता है? बेसिकली जो हमारा बिग डेटा प्लेटफॉर्म होता है वो 4 V's पे वर्क करता है, 4 V's पे एक्चुअली ये वर्क करता है। 1V जो उसमें वैरायटी होता है, सेकंड वेलोसिटी होता है, थर्ड वेरासिटी होता है, और फोर्थ वैल्यू नहीं होकर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है रैपिडली इंक्रीजिंग स्पीड है, स्पीड के केस में हमेशा हम लोग वेलोसिटी पे जाते हैं। जब कभी भी स्पीड की बात होगी तो किस स्पीड से डेटा, यानी किस वेलोसिटी से डेटा मूव हो रहा है, तो फिजिक्स में भी आपने वेलोसिटी पढ़ रखा होगा, हिंदी में इसको वेग भी कहते हैं। किस स्पीड से डेटा मूव हो रहा है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग वेलोसिटी। वैरायटी यानी कि इज नथिंग बट इट्स किस टाइप का डेटा है, ठीक है, क्या वैरायटी उसमें उसके लिए आएगा। वेरासिटी अगेन किस लोकेशन पे या किस लोकेशन पे डेटा है उसको, उसके केस में वेरासिटी यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम यानी कि साइज़ कितना है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए 4 V's काम में आते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है रैपिडली इंक्रीजिंग डेटा जनरेशन, तो हम लोग वेलोसिटी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। वेलोसिटी रेफर्स टू स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन प्रोसेसिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ए कंपनी रिक्वायर स्कीम ऑन रीड कैपेबिलिटीज वाइल स्टोरिंग सेमी स्ट्रक्चर लॉग्स, विच सिस्टम इज मोर सुटेबल। बेसिकली कहना चाह रहा है कि सेमी स्ट्रक्चर लॉग्स जनरली क्या होते हैं, लाइक XML लॉग्स हो गए या फिर डेटा जिसमें सेमी स्ट्रक्चर है, ना तो फुली स्ट्रक्चर्ड है ना ही फुली अनस्ट्रक्चर्ड है। तो HTML हो गया फॉर्मेट, या फिर JSON फाइल हो गए जिसमें डेटा सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है, तो वो लॉग्स हम लोग को स्टोर करने विथ स्कीम ऑन रीड कैपेबिलिटी, यानी ऑन रीड कैपेबिलिटी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा सिस्टम सूट करेगा? ट्रेडिशनल RDBS में आप सेमी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते, OLTP Oracle वगैरह में आप सेमी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते, और डेटा मार्ट्स हो सकता था, बट ये जो है सिर्फ स्मॉल डेटा सेट के लिए आता है। तो यहाँ पे रीड कैपेबिलिटी प्लस सेमी स्ट्रक्चर लॉग्स की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फिट बैठ रहा है यहाँ पे। हडूप प्लस हाइव हम लोग यूज़ करेंगे, HDFS जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम के लिए, और हाइव जो भी हम लोग क्वेरी वगैरह परफॉर्म करके स्ट्रक्चर डेटा या सेमी स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन मैप रेड्यूस एग्जीक्यूशन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बिटवीन मैप एंड रेड्यूस फेजेस आर ट्रांसफर्ड वाया। देखिए दोस्तों, मैप रेड्यूस जॉब्स होती है जब हमने पढ़ी थी, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। मैप रेड्यूस जॉब्स जो होती है, बेसिकली मैपर क्या करता है कि हर एक आईडी को, या जैसे मान लो कि जनरली मैप रेड्यूस जॉब्स हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट को यूज करना है तो हम लोग यूज करते हैं। तो लेट सपोज एक आईडी है जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू 1 है, या आईडी 1 कह लो। ऐसे आईडी 1 के रेस्पेक्ट में कुछ और वैल्यूज हैं, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। आईडी 2 के रेस्पेक्ट में कुछ और वैल्यू है, लेट सपोज 6 7 है। तो मैपर क्या करता है, हर एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक एक वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। और रेड्यूसर क्या करता है, उन सबको कंबाइन करके, लेट सपोज आईडी 1 है तो कंबाइन करके उसकी 1 2 3 5 जितनी भी वैल्यूज है वो एक साथ स्टोर कर देता है। ऐसे ही आईडी 2 के रेस्पेक्ट में वो सारी वैल्यू स्टोर कर देता है। तो ये क्या करता है, ये डेटा को शफल करता है प्लस सॉर्ट करता है। सॉर्ट करने का फायदा ये होता है कि हम लोग को, जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग इजीली डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं शफलिंग एंड देन सॉर्टिंग। उसके बाद वो रेड्यूसर वाले फेज में रहता है। तो मैप और रेड्यूस के बीच में हम लोग शफलिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं डेटा की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच नो सीक्वल डेटा टाइप इज ऑप्टिमाइज फॉर हाई राइट थ्रूपुट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबिलिटी। बेसिकली क्या करना चाह रहा है, ये हाई राइट थ्रूपुट है, यानी थ्रूपुट जो है डेटा का, मेरे को हाईली राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। यानी कि मैं राइट ऑपरेशन काफ़ी स्पीड से उसमें परफॉर्म कर सकूँ, एंड उसमें जो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए वो भी फास्ट होनी चाहिए विथ नो सीक्वल, ठीक है। यानी कि नॉट ओनली सीक्वल, या कि स्ट्रक्चर डेटा नहीं है। तो रिलेशनल डीबी तो वैसे ही ऑप्शन से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा की बात होती है। हायरार्किकल डीबी में मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा होता है, इसलिए भी कट जाएगा। या तो ऑब्जेक्ट डीबी हो सकता है या कॉलम फैमिली स्टोर हो सकता है। बेसिकली जो कॉलम फैमिली स्टोर होते हैं दोस्तों, वो हाई राइट थ्रूपुट के लिए काम में आता है। इसका एग्जांपल हो गया कैसेंड्रा हो गया, ठीक है, या एच बेस हो गया, ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए। जबकि हाई रीड की अगर बात करता है, यहाँ पे राइट की जगह अगर रीड की ऑपरेशन की बात करता, तो हम लोग मोंगो डीबी यूज करते हैं, ठीक है। मोंगो डीबी क्या होता है कि हाई रीड थ्रूपुट उसमें होता है, हाई राइट थ्रूपुट जो कैसेंड्रा में होता है, एच बेस में होता है, जो कि कॉलम ओरिएंटेड डेटा सोर्स होते हैं। यानी कि कॉलम ओरिएंटेड या कॉलम फैमिली वाले डेटा सोर्स मेरे पास हैं, जिनमें डेटा रो की बजाय कॉलम वाले फॉर्मेट में यूज होता है। जिससे मेरे को राइट ऑपरेशन काफ़ी फास्ट करने, तो उस केस में हम लोग कॉलम फैमिली स्टोर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे बता भी रखा, डेटाबेस लाइक कैसेंड्रा एंड एचबेस सपोर्ट्स मैसिवली राइट एफिशिएंटली। और आप याद रखिएगा मोंगो डीबी और काउचबेस जो है वो हाई रीड ऑपरेशन है, ठीक है, रीड ऑपरेशन है, इस बात को आप याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब विच कैप थ्योरम प्रॉपर्टीज सेक्रीफाइस स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी, यानी कि स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी को सेक्रीफाइस करती है टू मेंटेन सिस्टम अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग पार्टीशन। यानी कि कंसिस्टेंसी इसी को बेसिकली वो सेक्रीफाई कर सकती है, बट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और पार्टीशनिंग होनी चाहिए, यानी ए और पी होना चाहिए। तो जब नाम से पता चल रहा है कि ए और पी होना चाहिए, तो ए पी फॉलो हो जाएगा। कैप थ्योरम जो होती है वो 3 ऑपरेशन पे वर्क करती है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है। 1 इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज अवेलेबिलिटी एंड थर्ड इज पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है। इन 3 पार्ट पे जो है कैप थ्योरम जनरली वर्क करती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक्रीफाई स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी को सेक्रीफाई करना है, तो अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस 2 बच जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ए पी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पार्क रेजिलियंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट अचीव फॉल्ट टॉलरेंस यूजिंग। फॉल्ट टॉलरेंस कैसे अचीव करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइनेज इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो लोग जो है इस फॉल्ट टॉलरेंस को स्टोर करता है। जब कभी भी स्पार्क की बात होगी, आरडीडी को यूज करते हुए अगर फॉल्ट टॉलरेंस रीच करना है, तो लाइनेज इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग यूज करते हैं, जिसके बेस पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। अगर विच टूल एफिशिएंटली इंपोर्ट स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस इनटू हडूप इकोसिस्टम। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, इसमें मैं एग्जांपल साइज बता देता हूँ। फ्लूम जो होता है दोस्तों, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए काम में आता है। स्कूप जो होता है वो मेरा स्ट्रक्चर डेटा के लिए काम में आता है। और पिक जो है वो सेमी स्ट्रक्चर के लिए काम में आता है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर का एग्जांपल मैंने आपको ऊपर ही बताया था। लाइक एक्सएमएल अगर डेटा है मेरे पास, या एचटीएमएल या जेसॉन फॉर्मेट में है, तो इस डेटा को मूव करना है मुझे, तो हम लोग पिक को यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर डेटा है जैसे आरडीबीएमएस हो गया, या फिर सीएसवी फाइल हो गई, या ओरेकल हो गया, इसको मूव करना है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और पूरा या अनस्ट्रक्चर डेटा है तो हम लोग फ्लूम के साथ जा सकते हैं। जूकीपर इज नथिंग बट, जो कि मॉनिटरिंग टूल होता है एक तरह से, डेटा की हर एक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करता रहता है वो। तो यहाँ पे बात कर रहा है स्ट्रक्चर डेटा सेट की, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंख बंद करके टिक हो जाएगा स्कूप। हर एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चंस किसी भी टाइप से बन सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो अभी और भी आगे भी क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आने वाली क्लासेस में आपके साथ कराऊंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं।
और कमेंट करके भी आप रीच आउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप जुड़ना चाहें रेगुलर अपडेट्स के लिए तो इस पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी। तो उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।